नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में पब्लिक ने तख्ता पलट कर दिया। राष्ट्रपति से नाराज जनता सीधे प्रेसिडेंट हाउस में घुस गई। राष्ट्रपति को कोलंबो छोड़कर भागना पड़ा। प्रेसिडेंट हाउस के स्विमिंग पूल में पब्लिक डुबकी लगा रही थी। राष्ट्रपति भवन के बेडरूम में वहां की जनता सेल्फी खिंचवा रही थी और ये तस्वीरें लंका की बर्बादी की गवाही दे रही थी। इन तस्वीरों का भारत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी जबरदस्ती लंका की पिक्चर घुमाने लगे। ओवैसी एक्टिव हो गए। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया टीम लंका की तस्वीर दिखाकर इसमें मोदी विरोधी टिप्पणी करने लगी। सोचिए, जो लोग मोदी के सियासी विरोधी हैं वो हिंदुस्तान के लिए क्या क्या लिख रहे हैं। मोदी के विरोध में कुछ लोग भारत के बारे में बुरा सोचने लगे। ऐसे ही बड़े पावरफुल लोगों को इस रिपोर्ट से एक्सपोज करते हैं। श्रीलंका में बवाल हुआ। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हुआ। लोग स्विमिंग पूल में कूदे, बेडरूम में जाकर लेटे, किचन को लूटा, जमकर तांडव किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति जान बचाकर भागे। शनिवार दोपहर को शुरू हुआ हंगामा कई घंटों तक ऐसे ही चलता रहा। यह पूरा तमाशा हिंदुस्तान के पड़ोस में चल रहा था, मगर हिंदुस्तान में मोदी विरोधियों ने इसे अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हंगामा श्रीलंका में मचा था, मगर इंडिया में मोदी के दुश्मन लंका पर मोदी विरोध का डंका पीट रहे थे। बहाना ऐसा कि ब्रिटेन में बोरिस गए, तब मोदी नेक्स्ट वाला मैसेज, और जब श्रीलंका के हालात बिगड़े तब भी मोदी विरोधी मैसेज। हिंदुस्तान के भीतर मौजूद प्रधानमंत्री के राजनीतिक विरोधी मोदी से नफरत करें, यह समझ में आता है, मगर देश से ऐसी नफरत समझ से परे है। आज हम आपको इसके एक नहीं 50 सबूत देंगे। शनिवार को श्रीलंका में जैसे ही बवाल शुरू हुआ, दोपहर बाद अचानक कांग्रेस की ट्विटर पर टाइमलाइन बदल गई। शनिवार सुबह से ही कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम एंटी मोदी, एंटी बीजेपी हैशटैग घुमा रहा था। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अलग अलग लोकेशन पर मोदी को लेकर झूठ की नदियां बहा रहा था। प्रधानमंत्री को लेकर बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी सॉलिड प्रूफ के अनाप शनाप सुना रहा था। मगर जैसे ही श्रीलंका में हिंसा शुरू हुई, उग्र भीड़ स्विमिंग पूल में कूदी, राष्ट्रपति के बेडरूम तक पहुंची। इंडिया में मोदी के दुश्मनों ने उसे मोदी से जोड़ दिया, भारत से जोड़ दिया। भाषा ऐसी, मोदी के खिलाफ कांग्रेस के इकोसिस्टम की आह ऐसी, मानो वो चाहते हैं कि किसी तरह मोदी चले जाएं, देश बर्बाद हो जाए, हिंदुस्तान का हाल बिल्कुल श्रीलंका की तरह ही हो जाए। चलिए आपको एक एक करके सबूत दिखाते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने पहले लिखा, श्रीलंका के राष्ट्रपति झोला उठाकर निकल चुके हैं। सेम टू सेम वही टेक्स्ट इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी अपनी टाइमलाइन पर चिपका डाला। यहां से शुरुआत हुई। इसके बाद देखिए राजस्थान यूथ कांग्रेस के हैंडल पर क्या छपा। यहां लिखा गया, भारत के प्रधानमंत्री को भी जल्द झोला उठाकर जाना होगा। यानी श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुस्तान में बैठे मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन बिल्कुल वैसा ही होते हुए यहां भी देखना चाहते हैं। चलिए कुछ और सैंपल देखिए। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के इस ट्वीट की भाषा देखिए। इसने पहली लाइन में राष्ट्रवाद की बात करके मोदी पर हमला किया, इंडिया पर अटैक किया, और आखिरी की दो पंक्तियों में श्रीलंका का जिक्र करके उसे सीधे मोदी से जोड़ दिया। इसी शख्स का एक और ट्वीट देखिए।
इस ट्वीट की शुरुआत में इसने श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन की तस्वीरों का जिक्र किया और नीचे राष्ट्रवाद, कट्टरवाद की आग का जिक्र करके इशारा दे दिया कि जो श्रीलंका में हुआ वही इंडिया में भी होगा। यानी मोदी विरोध के चक्कर में कांग्रेस का इकोसिस्टम धीरे धीरे अपने ही देश को बद्दुआएं देने लगा है। एक तरह से भगवान से प्रार्थना करने लगा है कि काश जैसा श्रीलंका में हुआ वैसा ही भारत में हो जाए, किसी तरह मोदी चले जाएं, भाग जाएं। तभी तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में वहां के लोग कूदते हैं, लंकाई राष्ट्रपति के बेडरूम में वहां के लोग घुसते हैं और इंडिया में मोदी विरोधी उन तस्वीरों को मोदी से जोड़कर वायरल किया जाने लगता है। और कुछ और एग्जाम्पल्स देखिए। एक कांग्रेस नेता ने भी वही राष्ट्रपति निवास वाली तस्वीर शेयर की और सेम टू सेम वही टेक्स्ट कट, कॉपी और पेस्ट कर दिया जो टेक्स्ट यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की टाइमलाइन पर था। राजस्थान यूथ कांग्रेस का एक और ट्वीट देखिए। इसने सीधे सीधे मोदी को धमकी दी और लिखा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को लाखों लोगों ने घेरा, राष्ट्रपति राजपक्षे भागे। मोदी जी अगर समय रहते नहीं समझे तो यही कहानी दोहराएगी, यहां पर याद रखना। कुछ देर बाद इसी हैंडल ने एक और ट्वीट किया। इसमें शब्द को थोड़ा टोन डाउन किया गया, यानी हल्के तरीके से कहा गया, मगर ट्वीट का एजेंडा एंटी मोदी ही था, यानी मोदी के खिलाफ। एक और कांग्रेसी नेता ने मोदी को नसीहत दी, मगर एजेंडा वाली लाइन लास्ट में लिखी और कहा कि मोदी सरकार उसी रास्ते पर चल रही है जिस पर श्रीलंका की सरकार चल रही थी। अब इस कांग्रेसी हैंडल को देखिए, इसने भी सेम टू सेम वही लाइन लेंथ पकड़ी, श्रीलंका का जिक्र करके मोदी का नाम फिट किया, हैशटैग कांग्रेस को प्रमोट किया। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कांग्रेस का कोई भी नेता क्यों ना हो, श्रीलंका वाली खबर में एंटी मोदी एजेंडा सबने फिट किया। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी के शब्द पढ़कर आप समझ जाएंगे, सब अचानक नहीं हुआ, पहले से प्लान था। तो आपने सबूत देखे, खबर श्रीलंका की, एजेंडा भारत में चला। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर वहां की नाराज जनता ने कब्जा कर लिया तो भारत में नरेंद्र मोदी को ताने मारे जाने लगे। आपके सामने तस्वीरें श्रीलंका की हैं। श्रीलंका का संकट महीनों नहीं सालों पुराना है। श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है। श्रीलंका को चीन ने पूरी तरीके से खोखला कर दिया। जिसे देखो उसे बस हर कोई हिंदुस्तान के लिए बद्दुआ मांग रहा है, मना रहा है कि श्रीलंका में हो गया, हमारे देश में ऐसा कब होगा। मकसद सिर्फ एक है, पड़ोस का एग्जाम्पल हो, मोदी को चारों ओर से घेरो। इस ट्वीट के टेक्स्ट पर आपको गौर करना चाहिए। यह शख्स खुद को गरम दल कांग्रेसी कहता है, डीपी में राहुल गांधी का फोटो लगाता है और अपने ट्वीट में श्रीलंका का जिक्र करके आखिरी लाइन में लिखता है कि मोदी को भी हिंदुस्तान से भारतीय ही भगाएंगे। प्रधानमंत्री से नफरत के इम्तिहान देख रहे हैं आप। हो न हो, ये सब कुछ सुनियोजित तरीके से हो रहा है। तभी तो जापान के पूर्व पीएम और मोदी के गहरे दोस्त शिंजो आबे की मौत होती है और कांग्रेस के नेता उसमें मोदी वाला एंगल फिट करके ये फैलाने लगते हैं कि शिंजो आबे की हत्या करने वाला एक अग्निवीर था। श्रीलंका में जैसे ही आग लगती है, इंडिया में बैठा एंटी मोदी इकोसिस्टम उस आग को अपने सियासी मुनाफे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। शब्दों की चालाकी के जरिए मोदी पर नॉन स्टॉप हमला होने लगता है। भस्मासुर वाली स्क्रिप्ट लिखी जाती है, सत्यानाशी वाला नैरेटिव चलाया जाने लगता है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप भी बिल्कुल सेम लाइन लेंथ पर चलती है। सबूत आपके सामने है। जब इसी साल मई के महीने में श्रीलंका में बवाल होने के बाद राहुल गांधी ने
भारत की तुलना श्रीलंका से कर दी थी। और अब श्रीलंका में एक बार फिर से शुरू हुए बवाल के बाद मोदी के सारे सियासी दुश्मन एक बार फिर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री पर टूट पड़े हैं। इसमें राहुल भी हैं, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम भी है और भाईजान भी हैं। भाईजान ने शेर और शायरी करके श्रीलंका का जिक्र किया और अपने ट्वीट में लिखा, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। शक्ति शाश्वत नहीं है, सभी निर्वाचित तानाशाहों के लिए रिमाइंडर। सोचिए किस लेवल की हेट के साथ मोदी एजेंडा चलाया जा रहा है। चाहे कोई भी मोदी विरोधी क्यों ना हो, सबको कुर्सी चाहिए। उस कुर्सी के लिए मोदी को अनाप शनाप भी कहा जा रहा है और देश बर्बाद हो जाए इसकी दुआएं भी मांगी जा रही हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसे देश विरोधी इकोसिस्टम से देश का भला हो पाएगा? जवाब है नहीं। मोदी के विरोधी आदतन ऐसा करते हैं। ये कोई एक या दो दिन की बात नहीं है। हर रोज मोदी विरोधी इकोसिस्टम की टाइमलाइन पर यही होता है। जब भी देश के बाहर किसी और मुल्क में सरकार गिरती है तो भारत में मोदी विरोधी टाइमलाइन एक्टिव हो जाती है। आज श्रीलंका के बहाने मोदी पर हमला हुआ तो कल शिंजो आबे का जिक्र करके मोदी को घेरा गया। उससे पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की बात करके अगला नंबर मोदी का है, यह वाला नैरेटिव चलाया गया। दरअसल सारे मोदी विरोधी चाहते हैं कि जो लंदन में हुआ वो नई दिल्ली में हो जाए। बहुत साफ तरीके से समझें तो जो मोदी विरोधी लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री को नहीं हरा पा रहे हैं, जो लगातार बार बार चुनाव हार रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में सिमटती जा रही है, जो मोदी विरोधी खत्म होते जा रहे हैं, वो अब नई दिल्ली में लंदन वाला प्रयोग करना चाह रहे हैं। एक पूरी की पूरी लॉबी है। इसमें मोदी विरोधी नेता भी हैं, विदेश में बैठे मोदी के दुश्मन भी हैं। पूरी क्रोनोलॉजी इस रिपोर्ट से समझते हैं। नरेंद्र मोदी के विरोधी नया पोस्टर छाप रहे हैं, नई क्रोनोलॉजी लेकर आए हैं। लंदन को नई दिल्ली से जोड़कर नया ट्रेंड शुरू हुआ है। देश में विदेश में एक नया विरोधी इकोसिस्टम खड़ा हुआ है। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की कुर्सी क्या गई, जापान के पूर्व पीएम और मोदी के गहरे दोस्त शिंजो आबे की दुखद मौत क्या हुई, इंडिया में और इंडिया के बाहर मोदी के दुश्मनों ने मोर्चा खोल दिया। बोरिस जॉनसन के बहाने इंडिया में मोदी को कुर्सी से हटाने की बातें होने लगी तो कुछ कट्टर मोदी विरोधी ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री की विदाई वाली स्क्रिप्ट लिखने लगे। अगला नंबर मोदी का है, बीजेपी का है, ऐसी दुआएं मांगने लगे। शुक्रवार का दिन मोदी के लिए किसी पर्सनल लॉस से कम नहीं था। शिंजो आबे से मोदी की दोस्ती सालों पुरानी थी, काफी गहरी थी। कुछ घंटों पहले ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। मोदी और बोरिस जॉनसन की कॉमरेडरी भी वर्ल्ड नोन थी। मगर देश के भीतर और देश के बाहर बैठे मोदी के दुश्मनों ने इस बार हद कर दी। बोरिस की ही तरह मोदी को भी कुर्सी से गिराने की स्क्रिप्ट लिख डाली। दीदी की पार्टी के वर्कर ने लिखा, मोदी बोरिस को फॉलो करो और अपना इस्तीफा दो। एक और हैंडल ने लिखा, ट्रंप गए, स्कॉट मॉरिसन गए, बोरिस गए, नेतन्याहू गए, अगला नंबर मोदी। एक दूसरे हैंडल ने लिखा, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया, मोदी को भी जाना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया पर दिन रात उठते बैठते मोदी के खिलाफ पश्चिमी देशों का एजेंडा चलाने वाले हैंडल्स ने भी खूब जश्न मनाया। पहले ट्रंप, अब बोरिस, के बाद इशारों इशारों में मोदी का नाम फिट कर डाला। सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस की टाइमलाइन पर दिखी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता का ट्वीट देखिए। बोरिस जॉनसन की बुलडोजर वाली इमेज फिट की, हिंदी में टेक्स्ट चिपकाया और मोदी को यूं धमकाया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का मैसेज समझिए। मोदी का नाम नहीं लिखा, मगर इशारा प्रधानमंत्री की तरफ ही था। कांग्रेस की टाइमलाइन पर क्रूर, बर्बर, तानाशाह वाले टेक्स्ट एक बार फिर दिखे। ये मोदी के लिए ही लिखे गए थे।
यह सिर्फ एक सैंपल नहीं है, मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन ऐसे टेक्स्ट से भरी पड़ी है। सैंपल नंबर 1 देखिए, जनता ने खूब सहा अत्याचार, बदल दो भाजपा सरकार वाला एजेंडा। सैंपल नंबर 2 देखिए, कांग्रेस के इस हैंडल ने तो मोदी को ही झूठा करार दे दिया, नफरती एजेंडा परोस दिया। सैंपल नंबर 3 देखिए, बोरिस के बहाने मोदी को किस तरह घेरने की कोशिश की गई। सैंपल नंबर 4 देखिए, देशद्रोही वाली स्क्रिप्ट कितनी चालाकी से लिखी गई। मोदी जी, मोहन भागवत जी और गुजरात और असम दोनों सरकारें समझ ले, हम भी तय कर लिए हैं, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, मां की कसम तुमको छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी, मोहन भागवत जी और गुजरात और असम दोनों सरकारें समझ ले, हम भी तय कर लिए हैं, जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं, मां की कसम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अब यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि मोदी को लेकर जैसी जैसी बातें पिछले कुछ घंटों में कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने की या लिखी, सेम टू सेम वही बातें पाकिस्तानी हैंडल्स पर भी दिखी। एक एग्जाम्पल ये रहा, ट्रंप, इमरान, बोरिस गॉन के साथ 1 to go वाला टेक्स्ट लिखकर मोदी को टैग किया गया। बिल्कुल वही लहजा, वैसा ही इरादा इस हैंडल पर भी दिखा, मोदी के जाने वाला टेक्स्ट इसने भी चिपकाया। एक और ट्वीट देखिए, इसे लिखने वाले शख्स का नाम है नदीम पराचा। यह पाकिस्तान के डॉन अखबार में लेख लिखता है और यह भी बोरिस के जाने के बाद मोदी के जाने की दुआएं मांगता है। मोदी को लेकर कांग्रेस की लाइन भी सेम है, पाकिस्तान की लाइन भी सेम है और इसे कंफर्म कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अमजद अली खान का यह ट्वीट। इसने लिखा 3 डाउन, ट्रंप, इमरान और बोरिस तीनों को दरवाजा दिखा दिया गया और आगे इसने नरेंद्र मोदी इज नेक्स्ट कहकर माहौल बनाया। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए एक शख्स ने टैग किया भी तो राहुल गांधी को, कन्हैया कुमार को और जिग्नेश मेवानी को। कुछ समझ रहे हैं आप ये गेम कितना बड़ा है? इसका एक हिंट तो खुद मोदी ने 6 साल पहले दे दिया था। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। 6 साल पहले मोदी जिस अटैक की बात कर रहे थे, आज यकीनन वही हो रहा है। देश के भीतर कांग्रेस का इकोसिस्टम, तो देश के बाहर पाकिस्तानी मास्टरमाइंड्स इस एजेंडे को हवा दे रहे हैं। ये एक पूरी की पूरी लॉबी है जो साम दाम दंड भेद करके बस ये साबित करने की फिराक में है कि मोदी के हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि लंदन में मोदी विरोधी पोस्टर्स दिखाए जाते हैं, आपत्तिजनक टेक्स्ट चिपकाए जाते हैं और देश के भीतर कांग्रेस से जुड़े ट्विटर हैंडल्स उसे रीट्वीट करने लगते हैं, उसमें अपना टेक्स्ट फिट कर देते हैं। वैसे तो ये मोदी विरोधी प्रयोग पिछले 8 सालों से चल रहा है, मगर अब इस एंटी मोदी प्रोपेगेंडा में अचानक तेजी आई है। क्रोनोलॉजी समझिए, लंदन में 3 जुलाई को इंडियन हाई कमीशन के बाहर इकट्ठा होने की कॉल दी जाती है, आफरीन फातिमा की फोटो लगाई जाती है, #रेसिस्ट हिंदुत्व फासिज्म वाला नैरेटिव सेट किया जाता है, एक दूसरा पोस्टर छपता है, गुजरात दंगों में मोदी को फंसाने वाली तीस्ता सी तलवार और आरबी श्री कुमार का नाम फिट होता है, यहां भी सेम हैशटैग दिखता है, एक तीसरा पोस्टर छपता है, उसमें जुबैर की फोटो लगाई जाती है, सेम हैशटैग के साथ एंटी मोदी टेक्स्ट चिपकाया जाता है, एक चौथा पोस्टर भी छपता है, उसमें बुलडोजर वाले एक्शन की तस्वीर लगाई जाती है और इस तरह मोदी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट वाला खेल चलने लगता है। नारेबाजी होती है, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज होता है और हर 2 मिनट में, हर स्पीच में टारगेट मोदी को ही किया जाता है। I urge you
if you haven't already, to request a meeting with your local MP to raise the issue of persecution of Muslims in India. If you're a university student, organize events and protests on your campus. Setalvad, who fought for justice for those who were massacred in Gujarat in 2002, who are now languishing in jail. We see journalists like Mohammed Zubair, who was fighting against fake news, who landed in jail. We see people like Afreen Fatima, who fought against the evil of the CAA, who had her house demolished. And we fight for all of these people. ये जो कुछ भी दिख रहा है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, खतरनाक है। तभी तो लंदन में आफरीन फातिमा, जुबैर और बुलडोजर करते करते छीन के लेंगे आजादी वाले नारे सुनाई देने लगते हैं। और कांग्रेस की टाइमलाइन पर इसी इवेंट के पोस्टर्स दिखने लगते हैं। दरअसल ये कुछ और नहीं, इंडिया को तोड़ने की साजिश है। 24 से पहले मोदी को नुकसान पहुंचाने की ये पूरी स्क्रिप्ट इंडिया के भीतर और बाहर मौजूद मोदी विरोधियों की गहरी प्लानिंग का हिस्सा है। इसमें लेफ्टिस्ट भी हैं, मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एनजीओ की आड़ में एजेंडा चलाने वाले शातिर भी हैं और सबके तार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर मोदी से जुड़े हैं। कुछ लॉबिस्ट जो कि डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हैं और आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं, वो भारत में किस तरह अपने टूल किट्स को आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें भारत के बेशुमार जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डायरेक्टली उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये एक बड़ा लंबा गंदा खेल है। इस तरह एक सारा भारत के खिलाफ एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चलाया जा रहा है। ये सब मिलके इस तरह काम करती हैं एंटी भारत और ये लॉबिंग का एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। इंटरनेशनल साजिश हो रही है, हर हफ्ते पत्थर, हर हफ्ते आगे लगाना, हर हफ्ते किसी ना किसी बहाने भारत में अनरेस्ट पैदा करना, मोदी जी के बीजेपी के हर लेजिस्लेशन को रुकवाने की कोशिश करना। और फिर उसमें हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ओपोजिशन नेता हैं जो मोदी जी को इलेक्शन में नहीं हरा सकते, तो वो फिर इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। सच तो यह है कि देश के भीतर मौजूद मोदी के सारे विरोधी नंबर गेम में हार रहे हैं। जो ये एजेंडा चला रहे हैं कि बोरिस जॉनसन चले गए तो मोदी को भी चला जाना चाहिए, वो ये भूल गए कि खुद बोरिस जॉनसन के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। मोदी के केस में ऐसा नहीं है। मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी चुनाव जीतती है। 14 से लेकर 22 तक यही हो रहा है। 22 में यूपी जीता। अलग अलग राज्यों में निकाय चुनावों में मोदी के दम पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। अब तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बन गई। 24 के लिए बीजेपी ने साउथ का किला जीतने का प्लान रेडी कर लिया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पब्लिक को मोदी पर भरोसा है। नेशनल हो या इंटरनेशनल, हर लेवल पर मोदी की पॉपुलैरिटी के आगे सारे विरोधियों की हालत खस्ता है। 21 वर्ल्ड लीडर्स की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में मोदी अभी भी 75% की अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर बने हुए हैं। हिंदुस्तान के 71% लोग अभी भी मानते हैं कि मोदी की लीडरशिप में इंडिया बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। यानी जिन लोगों को अब यह लग रहा है कि मोदी हार नहीं सकते, मोदी को हराना नामुमकिन है, उन लोगों ने अब दूसरा रास्ता अख्तियार किया है।
मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चला रखा है। उन सो कॉल्ड एलीट जर्नलिस्टों की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने का कॉज हैं बेसिकली, और वो कहते हैं जी हम बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम कोई फैक्ट्स चेकर हैं, लेकिन आप उनके काम को देखिए, सवाए कम्युनल इश्यूज पे और उनको बढ़ावा देने के वो कोई और काम नहीं करते, सवाए एक अपनी पैटी इंटरेस्ट पे बेस करती एक्टिविज्म करते हैं, कोई और काम नहीं करते, और ये कॉज बनते हैं इस तरह के वायलेंस का, इस तरह के मर्डर का। हम देख रहे हैं 2002 से जो गुजरात में जो कुछ हुआ, जिस तरह गोधरा में एक ट्रेन को पहले आग लगाई गई, उसके बाद फिर राइट्स वहां पे फूटे, उस पर उस वक्त चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किस तरह कैंपेन हुई। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उनको उस सारे मामला से बरी करती है और ये कहती है कि इन लोगों ने कैंपेन की कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए, उसमें भी जर्नलिस्टों के नाम है, वहां पे कुछ ऐसी जर्नलिस्ट हैं जो किताबें लिखती हैं, जिनका धंधा ही यही है, कारोबारी यही है। तो आफ्टर ऑल ये जो सो कॉल्ड आज़ादी उन्होंने ली हुई है कम्युनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और वायलेंस को बढ़ाने के लिए, ये आज़ादियां तो अमेरिका और कनाडा में पॉसिबल नहीं है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि बोरिस जॉनसन के जाने से मोदी के दुश्मन इतने खुश क्यों हैं और मोदी के जाने की कामना क्यों कर रहे हैं। इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक मोदी के जितने विरोधी हैं, सबको अच्छी तरह पता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी टॉप पर चल रही है। वो नरेंद्र मोदी को तो हरा नहीं सकते, इसीलिए पोस्टर छपवा रहे हैं। मगर अब इस पोस्टर की पोल भी खुल चुकी है। उदयपुर अमरावती के बाद आज नई दिल्ली में एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई। ये कॉल किसी फ्रिंज एलिमेंट ने नहीं दी थी। संघ परिवार की दो ताकतवर संस्थाएं वीएचपी और बजरंग दल ने मैदान में मोर्चा संभाला। सर तन से जुदा की सोच रखने वालों के खिलाफ हल्ला बोला। इस प्रोटेस्ट में बीजेपी की टॉप लीडरशिप शामिल नहीं हुई, आम लोग इकट्ठा हुए। दिल्ली और आसपास के लीडर्स शामिल हुए। नई दिल्ली के वीवीआईपी इलाके यानी मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर 5 घंटे तक पूरी तरह बंद रहे। हजारों भगवाधारी जमा हुए, जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान 2 अच्छी बातें हुई। हजारों लोग आए, लेकिन सब के सब बिल्कुल अनुशासन में रहे। किसी ने कोई गलत नारा भी नहीं लगाया। अभी तक एक भी ऐसा वीडियो नहीं आया जिसमें कोई आपत्तिजनक बात सुनाई दे। तो जंतर मंतर पर आज कौन सा नया प्रयोग किया गया? क्या हिंदू हेल्पलाइन चलाने के बाद आज संघ परिवार ने एक और साइन दे दिया है? समझते हैं। खंजरधारियों के खिलाफ अब भगवाधारियों ने मोर्चा संभाल लिया है। जिधर देखो उधर बस हिंदुओं का समंदर। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5, कैमरा 6। किसी भी एंगल से देख लीजिए, अब हिंदू इकोसिस्टम फुल ऑन एक्टिव हो गया है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, इंडिया में शरीयत नहीं, संविधान चलेगा। सरतन से जुदा के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा, उन्हें सुधरना ही होगा। न कन्हैया लाल के हत्यारे बचेंगे, न सरतन से जुदा वाले किरदार छोड़े जाएंगे। कानून सबका हिसाब करेगा। जो सिर कलम करने के बारे में सोचेगा, कानून हर उस चेहरे को दबोचेगा। सच चाहे जितना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला दिल मिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। हिंदुस्तान के संविधान को ललकारा जा रहा है। तो हत्याएं अमरावती में और उदयपुर में जो हत्या करी गई है, तो अब
जो हिंदू समाज है वो जाग गया है। हम शांति से रह रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई ये समझे कि हिंदू समाज को वो खत्म कर देगा। भारत संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं चलेगा। जिहादी मानसिकता हमारे देश में नहीं चलेगी। अब हिंदू एक जाग उठा है, अब चुप नहीं रहेगा। हिंदू जागा है, हिंदू अब जागा है। देश का कानून संविधान के हिसाब से चलेगा, जिहाद के हिसाब से नहीं चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा। हमें जिहादी नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए देश में। हमारा देश संविधान से चलेगा, शरीयत से बिल्कुल नहीं चलेगा। जो हिंदू है, हिंदू के जो लोग हैं, वो कोई केक नहीं है जिसे कोई भी चलता फिरता काट जाएगा। हिंदू संविधान को मानता है, कानून को मानता है, इसलिए हम कानून के अंतर्गत आके आवाज उठाते हैं। वहीं उनकी तरफ से नारे लगते हैं सर तन से जुदा। हमारे देश में हीनियस क्राइम में सर तन से जुदा की बात नहीं की जाती, सामूहिक बलात्कार की बात नहीं की जाती, सर काटने की बात नहीं की जाती, पत्थरबाजी करने की बात नहीं की जाती। सरतन से जुदा वालों की सीक्रेट लोकेशन इस वक्त राजस्थान ही है। उदयपुर से लेकर अजमेर तक एक एक कैरेक्टर पर पुलिस की NIA की पैनी नजर है। सारे तार जोड़े जा रहे हैं, सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। सिचुएशन इसलिए भी टेंस है क्योंकि बकरीद है और सरतन से जुदा वाले अभी भी एक्टिव हैं। अजमेर में दरगाह बाजार में भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर आप देखिए पैदल मार्च किया जा रहा है। खुद अजमेर में एडिशनल SP व पूरी पुलिस की बटालियन यहाँ पर दरगाह बाजार में यहाँ पर मार्च किया जा रहा है। अजमेर में जिस तरीके का माहौल है उसको देखते हुए शांति बहाल करने के लिए ये पूरा पुलिस मार्च है और आप देखिए इसमें तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये दरगाह का ये गेट है सामने, अजमेर दरगाह शरीफ, और ये दरगाह का बाजार है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है और इस सर्च ऑपरेशन में गलियों के अंदर जाकर ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि बकरीद है और शांति बहाली रहे, किसी तरीके की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े। डेफिनेटली हमने अपना मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट यहाँ किया है। अलग से RAC फोर्सेस बाहर से आई है। इसके अलावा हम होमगार्ड का डिप्लॉयमेंट, हमारा जो सर्विलेंस रहेगा वो ड्रोन्स के थ्रू, वीडियो कैमराज और दूरबीन के थ्रू लगातार टीम्स के जो पिकेट्स हैं वो फिक्स पिकेट्स बनाए जाएंगे। तो फुल मॉनिटरिंग के साथ हम इंश्योर करेंगे कि पीसफुल तरीके से ईद मनाई जाए। मगर इस दौरान कुछ बहुत बड़ा हुआ है। हिंदू इकोसिस्टम बहुत तेजी से एक्टिव हुआ है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई देने लगी है। सरतन से जुदा वाली सोच के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। सरतन से जुदा गैंग हर रोज धमकी दे रहा है, कभी एक शहर तो कभी दूसरा शहर, कभी एक मोहल्ला तो कभी दूसरा मोहल्ला। मगर अब हिंदुओं को लगने लगा है कि पानी सिर के ऊपर आ चुका है। आवाज उठानी होगी, प्रदर्शन करना होगा।
हो भी वही रहा है। पहले बजरंग दल ने ऐलान किया, जिहादियों के खिलाफ हिंदुओं को ताकत देने के लिए हेल्पलाइन लॉन्च की। विश्व हिंदू परिषद ने भी उसे सार्वजनिक तौर पर एंडोर्स किया। हिंदू खतरे में है कि टैक्स के साथ सबको एकजुट होने को कहा, कट्टरपंथी सोच का विरोध करने को कहा। इस दौरान एक बहुत बड़ा संकेत संघ प्रमुख ने दिया। कहने को संघ प्रमुख मोहन भागवत 3 दिनों की आरएसएस की राष्ट्रीय स्तर की बैठक के लिए राजस्थान के झुंझुनू पहुंचे थे, मगर सांकेतिक भाषा में इसका मैसेज उदयपुर से लेकर अमरावती तक पहुंच गया। और फिर इसके बाद सारा एक्शन दिल्ली में हुआ। वीएचपी और एबीवीपी ने सरतन से जुदा गैंग के खिलाफ प्रोटेस्ट की कॉल दी, मोबाइल मैसेज पहुंचाया और दिल्ली की सड़कों पर हिंदुओं का सैलाब उतर आया। इस समय सभी हिंदुओं को एक होना है ताकि इस संकट की घड़ी में एक के साथ एक जुड़कर 11 हो सके। हम जी जान से खेलेंगे, हम जिन शान से लड़ेंगे। अगर वो हमारे एक भाई को मारेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से मांग करते हैं कि जिस तरह से शरीयत के नाम पर देश में हुड़दंग मचाया जा रहा है, इसको शीघ्र बंद होना चाहिए। जिहाद के नाम पर जिस तरह से मुसलमान लोग आज देश में सिर काटा जा रहा है, ताइवान की पूरी तरह से उनको फिल्म बना करके वीडियो करके दिखाया जा रहा है, भारत को डराया जा रहा है। भारत के लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। जो हमारे धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं, उनसे लोहा लेने के लिए हमको एकत्रित होना चाहिए। अगर आज हम चुपचाप बैठे रहे तो इन बेधर्मी लोगों का हमारे ऊपर क्रूरता का और प्रहार बढ़ता जाएगा। जो ये हिंदुस्तान में अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए। और जिन्होंने ये कार्रवाई करी है, जो दोषी है, उनको जो है जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। वो बयान में अगर कोई किसी को उकसाएगा तो सत्य बोलने में क्या जा रहा है, और जो समर्थन कर रहे हैं आप गला काटोगे उनका। हमने तो नहीं कहा, हमारे सनातन धर्म में कभी गला नहीं कटा। आज नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं, हम वो पहले वाली बात को भूल गए। ओवैसी शैतान है, एक जिहादी शैतान। उसके छोटे भाई ने कहा 15 मिनट का टाइम अगर हमें मिल जाए हम 100 करोड़ हिंदुओं को निपटा देंगे। सर उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उदयपुर और अमरावती के बाद आज अगर खंजरधारियों के खिलाफ भगवाधारी मैदान में उतरे हैं तो वो अचानक नहीं हुआ। कई दिनों से जिस तरह का माहौल देश में बनाया गया, हिंदुओं को जिस तरह का डर दिखाया गया, हर 2 दिन में जिस तरह से सर तन से जुदा के नारे लगाए गए, ये सब उसी का आफ्टर इफेक्ट है। इसे कुछ फैक्ट्स की मदद से भी समझते हैं। अलग अलग सर्वे में अलग अलग लोकेशन पर कई लोगों से ली गई राय में एक चीज क्लियर हो गई है, कट्टरपंथी सोच रखने वालों ने देश में अति कर दी है। हाल ही में कराए गए एक सर्वे में 86% लोगों की राय थी कि देश में हेट स्पीच को तत्काल प्रभाव से बैन किया जाना चाहिए। अलग अलग धर्मों से जुड़े करीब 80% लोगों की राय थी कि हेट स्पीच की वजह से ही देश का माहौल इतना खराब हो रहा है। कानून के मुताबिक हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई को 55% लोग इफेक्टिव मानते हैं, जबकि 45% लोगों को ऐसा लगता है कि छोटे छोटे एक्शन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कड़ी कार्रवाई करनी होगी। 18 से 24 साल के 42% लोगों के मुताबिक कड़ा एक्शन लिया गया तो हेट स्पीच पर लगाम लगाई जा सकती है। एक और सर्वे में लोगों से पूछा गया कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती है तो क्या हिंसा रुकेगी, हेट स्पीच पर लगाम लगेगी? इसके जवाब में 49% की राय हाँ में थी, जबकि 51% लोगों के मुताबिक नुपुर की गिरफ्तारी के बावजूद हिंसा नहीं रुकेगी, क्योंकि कट्टरपंथी ऐसा होने नहीं देंगे। 62% मोदी विरोधी को लगता है कि नुपुर की गिरफ्तारी से सब शांत हो जाएगा, जबकि 65% बीजेपी वोटर्स को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरतन से जुदा गैंग एक्टिव ही रहेगा। दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में लोगों का मूड देखकर यह क्लियर था, उनकी बातें सुनकर सब साफ था, उनके लिए अब इनफ इज इनफ जैसी सिचुएशन है। क्या यहाँ आपका मैसेज है इस मार्च से? ये हमारे उन जिहादियों के खिलाफ है जो भारतीय हिंदुओं के साथ आए दिन अत्याचार करते जा रहे हैं। ये उन्हीं के खिलाफ आज हमारा सारा हिंदुत्व वहाँ सड़क पे रोड पे उतरा हुआ है और इन जिहादियों को गिरफ्तार करना चाहिए। यही डिमांड लेके हम लोग आज संकल्प यात्रा में निकल रहे हैं।
कहना चाहते हैं कि आप ये जो बदतमीजियां कर रहे हैं कि सरेआम किसी को काट देना बेवजह, उस टेलर ने क्या किया था जिसको आपने काटा? तो इस तरह की व्यवस्था हम देश में नहीं फैलने देंगे। हमारा देश संविधान से चला है, संविधान से ही चलेगा। इसमें शरीयत आपकी जो है वो लागू नहीं हो पाएगी। आप ये सोचते हैं कि आप देश को चलाएंगे, वो हम नहीं होने देंगे। हिंदू अब देश का जाग चुका है, समाज का नागरिक जाग चुका है और अब हम इस तरह की जिहादी हरकतें नहीं होने देंगे। दिल्ली में हजारों की भीड़ ने क्लियर मैसेज दे दिया है। ये मैसेज कोने कोने तक पहुंच गया है कि हिंदुओं को निशाना बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, उन्हें जेल में जाना ही होगा। और सर्वे की कुछ और बातों से ये बात साफ होती नजर आ रही है। एक और सर्वे में 81% लोगों की ये राय है कि धर्म के नाम पर जो लोग सर तन से जुदा की धमकी देते हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से जेल के भीतर डाल देना चाहिए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी विरोधी और प्रो मोदी सपोर्टर्स दोनों इससे इत्तेफाक रखते हैं। 80% बीजेपी वोटर्स और 82% अपोजिशन वोटर्स चाहते हैं कि गला काटने की धमकी देने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं बड़ी भावनाओं के साथ बोलना चाहता हूँ। जिस प्रकार जिहादियों ने उनका सर कलम करके चुनौती दी है हिंदू समाज को कि वो देख लेंगे हिंदू समाज को, और ये चुनौती देते हैं मोदी को कि वो देख लेंगे। मैं उन्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, ये देश सिर्फ और सिर्फ कानून से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। यहाँ शुरू से मिलजुल के रहते आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरीके का लाभ, अनुचित लाभ उठाएंगे। हम सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, मिलजुल के सबके साथ चलना चाहते हैं, पर इसका मतलब कहीं भी यह नहीं है कि हिंदू कमजोर है और वो इनकी धमकियों से, इनकी बातों से घबरा जाएगा, डर जाएगा। ये हिंदुओं का देश है और यहाँ पर किसी भी हिंदू की हत्या, निर्मम हत्या नहीं चलेगी। यही मेरा एक नारा है। जिस तरह से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, आप देखिए कन्हैया लाल की किस तरह से वहाँ पर उदयपुर में हत्या, वो हत्या क्या जायज थी? क्या एक अगर हम अपनी बात को रखते हैं तो उसके लिए क्या हिंदू को काट दिया जाएगा? ये नहीं होगा हिंदुस्तान में। ये एक ही भारत है और भारत हिंदुओं का है और यहाँ हिंदू ही रहेंगे। यहाँ कोई आतंकी हमला नहीं चलेगा। ये एक सिर्फ आतंक था जो उन लोगों ने दिखाया है कि हम लोगों हिंदुओं को यहाँ से डरा के यहाँ से भगा देंगे, और ये नहीं होगा। यानी पब्लिक के दिमाग में शक की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो मोदी सपोर्टर हो या ना हो। सरतन से जुदा का नारा लगाने वालों को लेकर सबका स्टैंड यही है कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत या जिहाद से नहीं, और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में जो लोग सरतन से जुदा वालों का समर्थन करते हैं, अब उनका भी सामाजिक बहिष्कार होगा। लोकतांत्रिक तरीकों से ऐसी सोच रखने वालों पर करारा प्रहार होगा। श्रीलंका में भी रात हो चुकी है, लेकिन संग्राम वहां अभी थमा नहीं है। दिन के समय राष्ट्रपति भवन पर और अब प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर हंगामा हो रहा है। विक्रमसिंघे के घर के बाहर दूसरी बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। इस दौरान पुलिस को पानी की बौछार भी करनी पड़ी। नाराज प्रदर्शनकारी अब पीएम विक्रमसिंघे को बाहर निकालने पर तुले हुए हैं। जैसे उन्होंने राष्ट्रपति को बाहर भगाया, वैसे ही वो पीएम को भगाना चाहते हैं। असल में प्रदर्शन के दौरान कुछ पत्रकारों पर हमला किया गया था। पीएम रनिल विक्रमसिंघे ने इस घटना की निंदा की है और पुलिस से भी शांति बनाए रखने की अपील की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।